नमस्कार एंड सत श्री अकाल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि चैप्टर 3, जिसकी वर्ड प्रॉब्लम्स तुमको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, झूठ मत बोलना, करती है ना। उसके साथ साथ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स जहां पे एरिया पूछ लिया जाता है उसमें भी तुम स्ट्रगल करते हो। तो ये हर एक टाइप की प्रॉब्लम मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। जैसी मर्जी वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी ना बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, तुम बना लोगे अगर तुमने ये वीडियो देखी होगी एंड तक तो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दोस्त। बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रॉब्लम्स उठकर आती है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर तुमने हर एक सवाल को अच्छे से लगा लिया तो तुम हर एक टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो बेटा। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी सवाल इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो भाई, पहला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। एकदम प्यार से बेटा क्वेश्चंस को बनाएंगे, आराम से समझेंगे, थोड़े बहुत गप्पे भी मारेंगे। आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ रहने वाला है सेशन। बस आपको बैठ के आराम से सीखना है और प्रैक्टिस करना है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x minus 15y is equal to 8 and this has one solutions, two solutions, infinitely many solutions, no solution। सबसे पहले तो मेरे को एक ऑप्शन देख के यहां पर हंसी आ गई। तुम लोगों को भी हंसी आई या नहीं आई मेरे को बताना। और क्या ये मेरा आंसर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, सोचना है इसके बारे में थोड़ा सा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई मेरे को दिया हुआ है 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8। ये मेरी बेटा पहली इक्वेशन दे रखी है मेरे को। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5। तो बेटा अब मैं अपना फंडा लगाता हूं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। क्या करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया भी है, जो मैं कॉम्पिटेंसी वाले लेक्चर्स डालता हूं उसमें मैंने पार्ट 1 में ही ये चीज सिखा रखी है तुम लोगों को। तुम लोग चेक करोगे बेटा a1/a2 क्या है, 5/3। डायरेक्टली लिखना सीखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें तुमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, तो तुम लोग अपना टाइम बचाओ। 5/3 है। b1/b2 क्या है बेटा, -15/-9। तो माइनस से माइनस गया और 15 और 9 को भी सिंप्लीफाई कर दो, काट दो। तो 3 पंजे 3 तिया, तो ये हो जाएगा बेटा 5/3 अगेन। ये 8/24। तो बेटा तुमको इन शॉर्ट इस चीज को कैलकुलेट करना है तो इसको ऊपर भेज दो, आता है ना ये डिवाइड करना है ऐसे। तो 40/24, 40 8 × 5 होता है, 24 8 × 3 होता है। तो अगेन 5/3 तुमको मिला। तीनों जगह बेटा तुमको इक्वालिटी दिख रही है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा वाला केस होता है बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस होता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आराम से समझेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको सीखना है, जिसके ऊपर हम लोग आराम से चर्चा करते हुए चलेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो बेटा कोई सा भी 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई, जहां पर y क्या है मेरी यूनिट्स डिजिट है और x क्या है मेरी टेंस डिजिट है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर मेरा ये 2 डिजिट नंबर है तो मेरे को ये दिया हुआ है कि इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 के बराबर। ठीक है, अब बेटा हो सकता है कि x 1 हो जाए, y 8 हो जाए, हो सकता है कि x 2 हो जाए, y 7 हो जाए, हो सकता है कि x 3 हो जाए, y 6 हो जाए, हो सकता है कि x 4 हो जाए, y 5 हो जाए, हो सकता है कि 5 4 हो जाए और फिर बेटा 6 3 हो जाए और फिर 7 2 हो जाए, 8 1 हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। सारे केसेस मैंने दिमाग में सोच लिए। इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर आप एक्स वाई में 27 ऐड करते हो, द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स गेट रिवर्स्ड। तो ये दिया हुआ है कि अगर आप एक्स वाई में बेटा 27 को जमा करते हो, ऐड करते हो, तो एक्स वाई रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि ये वाई एक्स बन जाएगा। जैसे 19 को रिवर्स करोगे तो 91 बनेगा। तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी एक्स और वाई की। तो यहां पर ये वाई एक्स हो जाएगा। अब यहां पर है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर को आप एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो। जैसे कोई सा भी 2 डिजिट नंबर है तो इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो आप कक्षा 5वीं में पढ़ना चालू करते हो, लेकिन बच्चे यहां तक आते आते वो भूल जाते हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपैंड करके लिखना है तो तरीका क्या होता है कि यहां पर डिजिट्स और उनकी प्लेस वैल्यू देखो। जैसे y क्या है बेटा, यूनिट डिजिट पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ये वंस डिजिट पे है। वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट का मतलब सेम होता है। और ये जो x है ये टेंस प्लेस पे है।
तो x का प्लेस वैल्यू क्या है 10, प्लेस वैल्यू लिखो और जो डिजिट है उस पर्टिकुलर जगह पर उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस y की प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 और यहां पे नंबर क्या है ये y. सो 10x प्लस वाई इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर. आप ये अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे 32, 3 आपका टेंस प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ये आपका 32 ही तो बन रहा है. 96 विल बी नथिंग बट 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. तो जौन सा आपको डिजिट जिस प्लेस पे दिखे उससे मल्टीप्लाई कर दो और कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करते चले जाओ तो आपको एक्सपैंडेड फॉर्म मिल जाता है. यही कॉन्सेप्ट बेटा आप 3 डिजिट में भी लगा सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट का सवाल आता नहीं है लेकिन बाय चांस आ गया तो अगर एक्स वाई जेड ऐसा कोई 3 डिजिट नंबर दिया हुआ इसको एक्सपैंड करना है तो बेटा अब ये मेरा हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस और ये हो गया हंड्रेड्स. तो x मेरा 100 प्लेस पे है तो बेटा 100 टाइम्स x, y मेरा टेंस प्लेस पे है तो 10y और z मेरा वंस प्लेस पे है तो ओनली z. तो आपका इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया ये. अरे सर ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि बेटा यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपैंडेड फॉर्म की तुमको जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इस चीज को तुमने समझ लिया हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो बेटा. अब यहां पर एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूं मैं, 10x प्लस वाई सिखाया ना मैंने, एक्सपैंडेड फॉर्म प्लस 27 इज इक्वल टू वाई एक्स को कैसे लिखता हूं, अब रिवर्स हो गया, y मेरा टेंस डिजिट पे आ गया दोस्तों, तो अब यहां पर 10y प्लस एक्स लिखा जाएगा. और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना बड़े ना प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं पार्ट 2 में डालूंगा. जो मेरी कॉम्पिटेंसी की प्लेलिस्ट चल रही है ना बेटा, मिस मत करना एक भी वीडियो, तो तुमको मजा आएगा, तुमको स्वाद आएगा और ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे तुमको बहुत प्यार से चमक जाएंगे. और इससे जो भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंसी वाले कॉन्सेप्ट्स या फिर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, वो मैं अपनी कॉम्पिटेंसी वाली सीरीज में करवा रहा हूं. ऐसे ही अगर तुम चाहोगे तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए हर एक चैप्टर के लिए भी वीडियो बना दूंगा दोस्त, इफ यू वांट. अगर तुम इसको अच्छे से रिसीव करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो बेटा हर एक चैप्टर के लिए मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियो बना दूंगा. इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, 10x है यहां पर x है, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x, y माइनस 10y ये हो जाएगा माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया. तो तुमको 2 इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करना जानते हो, या तो एलिमिनेशन लगाओ या तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ. तो बेटा यहां पर तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिख रहा है और यहां पर भी मेरे को 9 कॉमन आते हुए दिखाई दे रहा है जो मैं उड़ा सकता हूं हर जगह से. तो x माइनस वाई प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में जाके -3 बन जाएगा. अब तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसी इक्वेशन तो सॉल्व करनी और आसान होती है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली. एक बारी इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा तुम्हारा 6 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 3. और एक बारी बेटा इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इनको एक बारी सब्ट्रैक्ट कर दो तो इस बारी तुमको y मिल जाएगा क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2y विल बी इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6. तो आपको x y क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है. एक बारी क्रॉस चेक कर दो, 36 में जब 27 डालोगे तो क्या 63 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. हेंस द नंबर इज 36. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. बेटा एक ही स्लाइड पे ना 5 सवाल है, फटाफट देखो कैसे इसको हम सारे के सारे सवालों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे. ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सारे के सारे बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बताना है कि ये 2 लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी और यही मैंने पार्ट 1 में सिखाया है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोगों को इंटर कन्वर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया ना, अगर वो चमक गया, अब ये मत बोलना सर ये इंटर कन्वर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमको तो सिखाया नहीं हमारे टीचर ने, इसलिए बोल रहा हूं. तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेटा, अगर तुमको बाकी स्टूडेंट से अलग तरीके से सोचना है और उनसे थोड़ी सी लीड लेनी है तो. देखो कैसे करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व. मेरे को 6 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे -3 दिख रहा है, -1 दिख रहा है और यहाँ पे 10 दिख रहा है, 9 दिख रहा है. मेरे को जैसे ही मैंने दोनों को रीड किया मेरे को दिमाग में आया कि सर अगर मैं x और y के कोफिशिएंट्स देखूं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल जाएगा और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे -3 भी मिल जाएगा.
तो मतलब x और y के कोफिशिएंट्स इंटर कन्वर्ट करे जा सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 2 को आई एम सॉरी, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन 1 के एक्स वाई के कोफिशिएंट्स मेरे को दिख जाएंगे। लेकिन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 दिख रहा है यहां पर, जो कि 27 होना चाहिए था, लेकिन दिख 10 रहा है। तो मतलब आपको ये चीज तो मिल गई। अब मैं ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इन लोगों ने तो सहमति दे दी, लेकिन कांस्टेंट्स ने सहमति नहीं दी। तो ये किस केस में होता है बेटा? पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन वाले केस में होता है। और ये जो मैंने हैक सिखाया है ना तुमको, ये मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराया, बच्चों को जाके देख लेना और पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना। पहले चैप्टर के 4 पार्ट बनाए हैं, दूसरे चैप्टर के 3 पार्ट बनाए हैं, और अभी तीसरा चैप्टर का 1 पार्ट बनाया है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, अगेन देखो बेटा फटाफट से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 है इज इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, दिमाग में इसको मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देख के, तो मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूं 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? x के बगल में 1 है, y के बगल में 2 है, x के बगल में 3 है, y के बगल में 6 है। अगर एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 मिलेगा। तो 3 का मल्टीप्लायर तुमको यहाँ पे दिख रहा है दूसरी इक्वेशन में बनता हुआ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको 15 चाहिए था, और यहां पर तो बेटा -1 है। तो अगेन तुम यहां पे देख पा रहे हो कि एक्स वाई के कोफिशिएंट्स तो बन जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने से, लेकिन कांस्टेंट सहमति नहीं दे रहा है। मतलब अगेन ये नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल वाला केस है। जिन बच्चों को ये हैक, ये ट्रिक नहीं समझ आ रही, आप लोग बेटा पार्ट 1 वाली वीडियो देखना, लेकिन तब तक तुम लोगों को इस सवाल को ऐसे ही करना है कि 1/2, और यहां पे क्या है बेटा 1/2 नहीं 1/3, 1/3 और फिर 2/6 और फिर 5/-1। तो तुमको यहाँ पे इक्वालिटी दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिखेगी, और तुम बोल दोगे सर ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, जो कि पार्ट 1 जिसने देखा है वो इसको ओरली कर सकता है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि बेटा सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, then the lines will be parallel, intersecting और कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है बेटा, है ना। सॉल्यूशन होने का मतलब है कि एक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाई, बेटा ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इनका जो ग्राफ होता है वो आइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है। और इनका ग्राफ बनाया कैसे जाता है मैं तुमको अच्छे से समझाता हूं। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7, इनका ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग देख लेंगे कि इनका नेचर कैसा है आपस में, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है। y इज इक्वल टू 0 के बारे में सोचो कि y 0 कहां होगा, कौन सी लाइन पे y हमेशा 0 होगा। x के बारे में भूल जाओ, x कुछ भी हो सकता है, y कौन सी लाइन पे हमेशा 0 होगा। तो तुम बोलोगे सर ये जो x एक्सिस है इसी पे ही तो y 0 होता है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट x एक्सिस का ही दूसरा नाम y इज इक्वल टू 0 होता है। y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7 का मतलब है ऐसी लाइन सोचो जहां पर हमेशा y -7 के बराबर हो, x कैन बी एनीथिंग। तो इन शॉर्ट ऐसी लाइन सोचो जिसपे तुमको x, -7 टाइप के पॉइंट्स विजुअलाइज हो। x की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, 1, -1, 2, -2, 3, -3, कुछ भी रख सकते हो। तो तुमको समझ आएगा सर y मेरे को -7 चाहिए, तो यहां से मैं 7 यूनिट डिस्टेंस नीचे जाता हूं और एक ऐसे लाइन खींच देता हूं पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पे सर ये अगर 7 के बराबर है तो इसको मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू -7। इस पे x कुछ भी हो सकता है बेटा। तो ध्यान रखना y इज इक्वल टू c। अब यहां पर मैं इसको जेनरिक तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। y इज इक्वल टू c टाइप की लाइन ना हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे y इज इक्वल टू 2 कहां होगी, यहां से 2 यूनिट ऊपर उठी हुई पैरेलल टू x। y इज इक्वल टू -7 कहां थी, यहां से 7 नीचे गिरी हुई पैरेलल टू x। ऐसे ही x इज इक्वल टू c, ये लाइन कैसी दिखेगी, ये लाइन होगी बेटा पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x इज इक्वल टू 2, यहां से 2 यूनिट का डिस्टेंस मूव करना और पैरेलल लाइन डाल देना। x इज इक्वल टू -5, यहां से 5 यूनिट पीछे मूव करना और पैरेलल लाइन फेंक देना।
बात समझ आ गई? अब क्या बोला हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज, बेटा अब ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7, ये तो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि तुमको विजुअलाइज कैसे करना है, लेकिन अब ये समझ आ गया तो तुमको समझ आ गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7 दोनों की दोनों एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होंगी सर। तो मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस का क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, ओपी इन द चैट। अच्छा अभी तो तुम कमेंट नहीं कर सकते हो यार, वीडियो के बाद थोड़ा कमेंट करके बताना है ना कि आवाज सही है। बहुत बच्चे आवाज को लेके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मैं तो यार एकदम चीखता रहता हूँ, गला फाड़ता रहता हूँ, तो फिर माइक चेंज करूंगा। थोड़ा सा गरीब है तुम्हारे सर, है ना, धीरे 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 बढ़िया करते चले जाएंगे। अभी यार जितना भी बजट है, जितनी भी पॉकेट अलाउ करती है, उसके हिसाब से बेस्ट सेटअप लगवा रखा है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, सेम सवाल बेटा तुम्हारे 2023 के पेपर में आया हुआ है, तुम लोग उठा के देख सकते हो। तुमको डिफरेंट सेट्स में बेटा फिफ्थ क्वेश्चन जो यहां पर मेंशन है वो दिख जाएगा। अब तुमको कॉन्सेप्ट आ गया है, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि एक पैरेलल टू y होगा, एक पैरेलल टू x होगा। अब तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर a और b की वैल्यूज तो दी नहीं हुई, तो मैं कैसे इमेजिन करूंगा। देखो यहीं पर ही कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है बच्चों की, कि x इज इक्वल टू a, मान लो कि a पॉजिटिव है, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू a कैसा चला जाएगा बेटा, कुछ ऐसा चला जाएगा, इफ a इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, इफ a इज पॉजिटिव। अगर मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू बी को पकड़ते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू बी, बी को मान लो पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू बी कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी, और जब b भी मेरा क्या है बच्चा, पॉजिटिव है, तो दे विल इंटरसेक्ट ऑब्वियसली। ये रहा तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तुम बहुत इजीली लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहां से कितना चलने पर आ रहा है बेटा, a चलने पर आ रहा है, और यहां से कितना ऊपर उठने पे आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे x a होगा और y b होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तुमको सिंपली इसके कोऑर्डिनेट मिल गए ना, a कॉमा b। अब तुम बोलोगे सर आपने तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेके सोच लिया, मैं बोल रहा हूं कि x नेगेटिव है, x इज इक्वल टू a में a नेगेटिव है, तो चलो ऐसा हो जाएगा, और y पॉजिटिव है, तो तुम्हारा अब इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी इंटरसेक्शन लिखा तो ऐसे ही जाएगा, a कॉमा b, अब a नेगेटिव हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को x इज इक्वल टू a में a नेगेटिव लेना है और y इज इक्वल टू b में भी b नेगेटिव लेना है, तो बेटा ये हो गई तुम्हारी x इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b तुम्हारी कैसे, सॉरी ये मैंने एक चीज यहां पर उल्टी कर दी बेटा। अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू a में a नेगेटिव है, तो तुम्हारी लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू a में a नेगेटिव है, तो तुम्हारी लाइन बेटा ऐसे बनेगी। तो अब देखो, अब तुम्हारा इंटरसेक्शन यहां हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी भी इसके कोऑर्डिनेट तो a कॉमा बी ही रहेंगे, a नेगेटिव b पॉजिटिव। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को a भी नेगेटिव रखना है b भी नेगेटिव रखना है, रख लो भाई। तो x इज इक्वल टू a नेगेटिव वाली ये हो गई, y इज इक्वल टू b नेगेटिव वाली ये हो जाएगी। तो अब तुम्हारा इंटरसेक्शन ये हो जाएगा जहां पे a और b दोनों के दोनों नेगेटिव है, हेंस थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा इंटरसेक्शन। चौथा केस क्या हो सकता है कि भाई y इज इक्वल टू बी में b नेगेटिव है और x इज इक्वल टू a में a पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से तुमको ना एक चीज समझ आनी चाहिए कि यहां पर ना कुछ रेक्टेंगुलर टाइप की शेप मिल रही है। अगर तुम ये चारों के चारों वर्टिसेस को देख लो, तो इस पे ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, जो मैं अपने कॉम्पिटेंसी वाले लेक्चर में तुमको करवाऊंगा। तो तुमको समझना पड़ेगा, अगर वो जेनरिकली x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b दे दे और तुमसे पूछे कि यार ये लाइंस के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो तुमको कैसे कैसे लेने पड़ेंगे केसेस कि a और b दोनों पॉजिटिव हों, a और b दोनों नेगेटिव हों, a पॉजिटिव b नेगेटिव और a नेगेटिव b पॉजिटिव। यहां से तुमको ये चार कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सबके कोऑर्डिनेट्स a कॉमा b होंगे और उनके साइंस तुम एज पर केसेस लगा दोगे। और यहां पर देखो बेटा, इसका एरिया भी पूछा जा सकता है, कितना खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है ये मैं तुमको करवाऊंगा अपने कॉम्पिटेंसी वाले में, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा बहक रहा हूं तो बहकने दो मेरे को, है ना। तो बेटा देखो, इसकी लेंथ क्या है बताओ, ज्योमेट्री लगानी है सिंपल सी, इसकी लेंथ क्या है, तो तुम लोग बोलोगे सर
ये यहां से पीछे ए था, ये आगे यहां पर ए है, तो सर ये 2a हो जाएगा। और ये यहां से नीचे बी था और ऊपर बी था, तो सर ये 2b हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2a टाइम्स 2b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4ab। ये वाला सवाल भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्लियर कहानी। चलो अगेन एक ही स्लाइड में ढेर सारे सवाल हैं जो कि एक नंबर में तुमसे पूछे जा चुके हैं, तुम्हारे भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो भाई एक एक करके सवाल को फोड़ते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k is, बेटा इसको अब मैं अपने हैक वाले तरीके से भी करवा सकता हूं, लेकिन इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं ताकि बच्चे ज्यादा ना बोलें कि सर आप तो पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक से सवाल कर रहे हो, हमको तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना, ये सारी चीजें तुम बहुत स्मूथली कर पाओगे बेटा। तो यहां पर 3/2 पैरेलल रखना है ना अपने को, तो 3/2 हैज टू बी इक्वल टू 2k/5। सबसे पहले तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, इक्वालिटी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां पर 15 इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, तो 15/4 इज इक्वल टू हो जाएगा k। और फिर तुम अगर देखोगे यहां पर -2 और +1, तो तुम्हारा C1/C2 हो जाएगा -2/1। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3/2 और -2/1 में तो नहीं आ रही इक्वालिटी। और यहां पर k की वैल्यू अगर तुम 15/4 रखोगे तो 3/2 ही मिलेगा। तो C1/C2 कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा है, ये देखना होता है बेटा कि प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही ना। तो यहां पर तुम लोग बोल सकते हो कि k की वैल्यू अगर मैंने 15/4 रख दी तो मेरा A1/A2 B1/B2 इक्वल दिख जाएगा और C1/C2 अनइक्वल ही रहेगा। हेंस द आंसर इज 15/4। चल, the value of C for which the pair of linear equations will have infinitely many solutions। infinitely many solutions के लिए अगेन अपन लोग कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, C/6 हैज टू बी इक्वल टू -1/-2। अब इतना थोड़ा सा टाइम बचाने की करो, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव को ऑलरेडी उड़ा दो और सिंप्लीफाई करके लिख दो 1/2। और फिर यहां पर आ जाएगा -2/-3। तो यहां पे दोनों राइट में है तो दोनों को ही डाल दो रेशो में, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। तो अब एक बात बताओ, यहां पर C की वैल्यू कुछ भी रखोगे कभी इन दोनों में इक्वालिटी आने वाली है क्या? यहां पर तुमको B1/B2 1/2 दिख रहा है, C1/C2 तुमको 2/3 दिख रहा है, तो क्या ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं? नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, दिस विल नेवर गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हेंस द आंसर इज नो वैल्यू। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं इन सवालों में। वन इक्वेशन ऑफ पेयर, अब बेटा ये भी मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया है, नहीं पता तो मैं दोबारा से तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। डिपेंडेंट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस आपको दिखे तो आपको इस पेयर की एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन आपको निकालनी है। तो दूसरी लाइन आप कैसे सोचोगे कि भाई इसके साथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला पेयर कौन बनाएगा? तो अब यहां पर जो लाइन गिवन है, डिपेंडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से होता है, ध्यान रखना। -5x है, फिर +7y है और फिर 2 है। तो अपने को देखना है कि सेम दिख जाए, इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाऊं तो मेरे को कोई ना कोई ऑप्शन में लाइन दिख जाए, है ना, या फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 किस वाले केस में इक्वल दिख रहा है अपने को। तो -5 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 10 मिलता है, लेकिन 7 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -14 होना चाहिए था। कांट बी माई आंसर। -5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -10 मिलता है। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 14 मिलना चाहिए था, यहां पे -14 है। कांट बी माई आंसर। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -10 मिलता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 मिलता है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 मिलना चाहिए था राइट हैंड साइड में। यहां पर देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इसका ना साइन चेंज कर देता हूं ताकि विजुअलाइज इजीली हो जाए। -10x + 14y इज इक्वल टू 4। यहां पर इस पूरी इक्वेशन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। एक बार सी को ऑलरेडी ऑल्सो चेक कर लेते हैं, कहीं पता चले 2 ऑप्शन करेक्ट दे दिए उसने। ऐसा होगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में, फिर भी चेक कर लेते हैं। -5 को 2 से, 7 को 2 से, हाँ यहां पर -4 होता तो फिर सही हो जाता सी ऑप्शन भी, फिर सी और डी दोनों की दोनों सेम ही लाइंस हो जाती।
A pair of linear equation which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to -3. तो तुमको इस बार सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोला गया है कि कौन से पेयर के लिए ये ट्रू होगा। तो भाई तुमको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ये कहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 और -3 का सम -1 तो होता है, और 2x यानी कि 4, और फिर -4 और फिर -3 और -3 9। नहीं, ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2x प्लस 5y -11 के बराबर आएगा क्या? तो ये हो जाएगा 4 और -15, ये ठीक है बेटा। 4x प्लस 10y -22, तो ये हो जाएगा 8 और -30। 8 -30 -22 होता है, ये सही है बेटा। ऐसे ही सी को चेक करो, डी को चेक करो, नहीं सेटिस्फाई करेंगे, हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगेन बहुत ही फेमस सवाल है, 2 नंबर 3 नंबर में बार बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है सवाल? इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। बेटा अगर x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b इसके सॉल्यूशंस हैं, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। इन शॉर्ट आपको इसको सॉल्व करना है बेटा सिर्फ। तो आपको ये तो वैसे केस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, x प्लस वाई वाला और x माइनस वाई वाला। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं यहां पर। ट्रिक क्या, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फालतू के लिए दिमाग मत लगाओ। एक बारी ऐड करके बटा 2 कर दो, एक बारी सब्ट्रैक्ट करके बटा 2 कर दो। तो तुमको यहां पर ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे x मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करने पे y मिल जाएगा। तो 3 + 1 4, 3 - 1 2, तो 3 और 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगेन बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में भी आ सकती है, 2 नंबर में 3 नंबर में। कैसे करेंगे सवाल को? पहले बेटा रीड करते हैं अच्छे से, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, है ना। सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सामने वाला जब कोई टेक्स्ट भेजे तो एकदम से रिएक्ट मत करो, पहले सेंस पढ़ो उसका, बिटवीन द लाइंस चीजें समझो, है ना। तो पहले समझेंगे बातों को, उसके बाद रिएक्ट करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। तो अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपए के कॉइन्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively। तो बेटा उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 50, और टोटल जो अमाउंट बन रही है इन कॉइन से वो बन रही है 75 रुपए, और 1 रुपए और 2 रुपए की उसके पास कॉइन्स हैं। इसको बेटा किसी किसी प्रॉब्लम में ना एज डिनोमिनेशंस भी लिखा होता है। तो डिनोमिनेशंस का मतलब यही होता है कि आपके वैल्यू क्या है उस कॉइन की, उस नोट की, ध्यान रखना। तो मान लेते हैं कि यार मेरे पास जो 1 रुपए के कॉइन है दैट इज x इन नंबर, और जो 2 रुपए के कॉइन है दैट इज y इन नंबर। कि 1 रुपए के मेरे पास x कॉइन्स हैं और 2 रुपए के मेरे पास y कॉइन्स हैं। अब मेरे को दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बेटा? 50 है, और इनकी अमाउंट क्या आ रही है बेटा? 75 आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर x कॉइन्स हैं 1 रुपए के, तो ये कितनी अमाउंट बनाएंगे? अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे को मैंने 1 रुपए के 10 सिक्के दे दिए, तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हो गए? 10 रुपए तो हो गए ना, 10 × 1। ऐसे ही अगर 1 रुपए के मैंने तुमको x सिक्के दे दिए, तो तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई? x × 1। और फिर अगर मैंने तुमको 2 रुपए के मान लो 25 सिक्के दे दिए, तो तुमसे पूछा मैंने कितनी टोटल अमाउंट होगी, तुम बोलोगे सर 2 × 25 50 रुपए। ऐसे ही 2 रुपए के अगर मैंने तुमको y कॉइन दे दिए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 2 × y। तो ये प्लस ये किसके बराबर है बेटा? 75 रुपए के बराबर है। तो ये लो 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। सॉल्व करना जानते हो, x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिख रहे हैं, एलिमिनेट मार दो। तो बेटा यहां पर तुम लोग क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, तो यहां पर 2y - y हो जाएगा y के बराबर, हैज टू बी इक्वल टू 75 - 50 25। तो दोनों के दोनों जो कॉइन्स है वो एक्चुअली सेम अमाउंट में है, तो x भी 25 के बराबर है, y भी 25 के बराबर है। ये है इसको सब्जेक्टिव करने का तरीका। तो सर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करेंगे? सीधा ऑप्शन से उड़ाओ, देखो कि भाई कौन सा केस कैसे बनेगा। 50 है तो देखो कहां पर तुमको सबसे पहले, क्या तुम्हारा बी आंसर हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे समेशन ही 55 आ रहा है। ठीक है, यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है।
अब देख दो एक बारी, 35 और 15, 35 रुपए के अगर 1 रुपए, 35 सिक्के हैं अगर 1 रुपए के तो 35 यहां से बनेगा, और 15 सिक्के हैं मेरे पास 2 रुपए के, तो 15 और 2 ये बनेगा 30, तो 30 + 35 65 हो जाएगा, आंसर नहीं हो सकता। 15 कॉइन्स है 1 रुपीज के, तो अमाउंट बनेगी 15 रुपए, और 35 कॉइन्स हैं 2 रुपए के, तो 35 गुना 2 70, तो 70 + 15 नहीं है ना, हेंस द आंसर इज दिस। तो ऑप्शन से खेल लेना अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, और सब्जेक्टिव में आएगा तो तरीका मैंने सिखा दिया बेटा। ये एज वाली प्रॉब्लम्स अगेन बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, और जैसे मैंने तुमको प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, हर एक सवाल लेकर आए हैं गगन सर, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से आती हुई आपकी बोर्ड एग्जाम में दिखेगी, मैं इसकी 120% गारंटी ले रहा हूं। The father's age is 6 times his son's age. Again, क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ढंग से। The father's age is 6 times his son's age 4 years hence. इसका मतलब क्या होता है? 4 years hence का मतलब है बेटा 4 years afterwards. ठीक है, आगे बढ़ गए हो आप प्रेजेंट से, 4 साल आगे बढ़ गए हो। The age of the father will be, will मतलब फ्यूचर टेंस में यूज होता है ना, will be 4 times his son's age. The present ages in years of the son and the father are respectively. तो present age आपको बतानी है। अगेन बेटा सवाल को डिकोड करने के लिए आपको वेरिएबल्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मान लो बेटा द फादर्स एज इज 6 times सन्स एज, तो मान लो सन की एज है x ईयर्स, x ही लिख देते हैं चलो, ठीक है, क्योंकि अभी तो फटाफट सॉल्व करना है। सन की एज अगर x है तो पिताजी की एज क्या हो जाएगी 6 times दिस, यानी कि 6x। ये इनकी प्रेजेंट एज का फंडा यहां पे लिखा हुआ है। अब 4 साल बाद क्या हो रहा है, द एज ऑफ द फादर, 4 साल बाद पापा जी की एज क्या हो जाएगी बेटा 6x + 4, और बच्चे की एज क्या हो जाएगी x + 4, और इनमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, 4 साल बाद पिताजी की एज विल बी 4 times सन्स एज, तो पिताजी की एज विल बी 4 times सन्स एज। यहां पे मैंने y क्यों लिख दिया, चलो तो बस अब तुमको यहां पे दिख रहा है 6x + 4 = यार ये क्या कर रहा हूं मैं, 6x + 4 = 4x + 16। इसको फटाफट से सॉल्व कर दो बेटा सिंपली, तो यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा 2x = 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो 7 और यहां पर हो जाएगा फिर ये 42, है ना, सही कराया गया एक बारी, 12 होगा ना यहाँ पे, नहीं हाँ एक चीज गलत हो गई बेटा, कैलकुलेशन एरर, तभी ऑप्शंस मैच नहीं करे। 16 - 4 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बच्चे की एज प्रेजेंट एज हो गई 6, और पापा जी की क्या हो गई 36। तो 36 और 6, और एक बारी क्रॉस चेक भी कर लो, जब 4 साल ऐड कर रहे हो तो ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 × 4 ही होता है ना, तो तुम्हारा फंडा काम कर रहा है यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो 6 और 36 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और मैं सिखाता हूं तुमको, अगर किसी ऑप्शन में तुमको 36 और 6 दिख जाता तो तुम लोग ये लेते या फिर ये लेते। तो यहां पर प्रॉब्लम जिस तरीके से फ्रेम करी हुई है उसके हिसाब से आंसर चूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सन एंड फादर रिस्पेक्टिवली, तो सन की एज पहले और फादर की एज बाद में, हेंस सी ही मेरा आंसर होता, इसको मैं नहीं लगाता। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कॉम्पिटेंसी यहीं से ही तुम्हारी चेक करी जाएगी। एक बहुत टिपिकल टाइप का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी में तुमने ऐसे सवाल कर रखे हैं भर भर के, एक बारी शिद्दत से सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सिखाता हूं कि इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। For which values of P and Q will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Infinitely many solutions का केस है, यानी कि अपने पास कंडीशनिंग ये रही बेटा, A1 by A2 has to be equal to B1 by B2 has to be equal to C1 by C2। तो अब यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 को तुम पहचान लोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, लेकिन जब ये एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तुमको प्रॉपरली A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है बेटा, स्टेप मार्किंग मैटर्स, तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं डाल देता हूं बेटा 4 के नीचे 2p + 7q को,
और फिर इक्वल टू 5 के नीचे आ जाएगा अपना p प्लस 8q, और यहाँ पे 2 और ये दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में है, तो इनको ऐसे ही नीचे डाल दो, लेफ्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट ही जाएगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू 2/2q माइनस p प्लस 1। अब बेटा ऐसी चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी दो को उठा लो, जैसे यहां पर इसको बोल दो फर्स्ट पे बैठा हुआ बंदा, सेकंड पे बैठा हुआ बंदा, थर्ड पे बैठा हुआ बंदा, इक्वालिटी के हिसाब से। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा अगर तुम लोग, तो तुमको मिलेगा 4p, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई दोस्त, इसको इससे मल्टीप्लाई, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो नीचे ही लिख देते हैं, 4p प्लस 8 टाइम्स 4 32q इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बेटा 10p प्लस 7 पंजे 35। इसको सिंप्लीफाई कर दो, p को p के पास भेज दो, q को q के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा 6p, और ये हो जाएगा, या फिर एक ही साइड पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ऐसी खास कोई, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 0। इसको डाल देते हैं प्यारे से डब्बे में, क्योंकि ये अभी यूज होने वाला है। ओके, अब बेटा एक काम करो, एक बारी सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, यहां से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं, देखता हूं क्या मिलेगा। 5 को 2 के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा 10q माइनस 5p प्लस 5 हैज टू बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला 2p प्लस 16q। आपको भी ऐसे ही पेशेंटली अभी आई होप आप कर रहे होगे और फिर मेरे से आंसर मिलाओगे, ये नहीं कि ऐसे भूत बन के देख रहे हो, अरे भाई मैं मेहनत करने आया हूं क्या खाली? तुम लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इतना सब कुछ। ये एटिकेट्स होते हैं जब तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, कि तुम खुद से कर रहे हो, ये नहीं कि सर के सॉल्यूशन को देख रहे हो, अरे सर एक गलती करेंगे ना तो मैं फटाफट से चीख दूंगा, अरे सर गलत हो गया गलत हो गया। खुद करो साइड बाय साइड और फिर आंसर्स मैच करेंगे अपन लोग। 10q 16q को साथ में ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6q, और 5 और 2 ये हो जाएगा 7p। 7p प्लस 6q इज इक्वल टू 5। ये बन गई तुम्हारी बेटा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को ना सॉल्व कर दो बस, ठीक है। इन दोनों को मिलके सॉल्व कर दो, जो तुमको डब्बे में दिख रही है ना, पिंक वाले डब्बे में तुमको जो दो इक्वेशंस दिख रही हैं, इनको तुम मिलके क्या करो बच्चा, इनको तुम मिलके सॉल्व कर दो। तो यहां पर 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 0 है, तो एक काम करते हैं ना यार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये हो जाएगा 12p प्लस 6q इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 6q है। अब बेटा क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं यहां पर, तो 12 माइनस 7 5p, q तो एलिमिनेट हो गया, और फिर आ जाएगा -5, तो p की वैल्यू आ गई -1। p की वैल्यू मिलते ही q की वैल्यू के लिए मेहनत करनी है क्या, यहां डाल दो सीधा सीधा। तो बेटा अब तुमको पता है p की वैल्यू अगर -1 है, तो 3q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3q हो जाएगा 6, तो q की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 2, ठीक है। q की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यार एक काम बस यहां पर और कर लेना, तुमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया ना, अब एक बारी यहां पर p और q की वैल्यूज रख के क्रॉस चेक कर लो कि कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ तुमसे, या फिर कुछ सवाल में घुमावटी तो नहीं दे दिया उसने। तो 4 अपॉन, यहां पे 2 टाइम्स p इज -2 प्लस 14, -2 प्लस 14 इज 12, 5 बटे p इज -1, और यहां पे 8 2 की 16, -1 प्लस 16 इज 15, तो ठीक है 1/3 1/3 बन रहा है। 2 अपॉन, यहां पर हो जाएगा बेटा -2 और फिर -2 प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास 2q माइनस p प्लस 1, है ना। अच्छा मैं उल्टा रख रहा हूं, मैं 2q की जगह रखो 4 और फिर +1,
5 + 1 6। हाँ, तो 1/3 1/3 1/3 एकदम सही है भाई, तुमने कहीं पर भी कुछ भी एरर नहीं करा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे सवाल बेटा जहां पर तुमको दो इक्वेशंस में, और अभी तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज दिख रही हैं, यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े दिए जा सकते हैं, और तुमको दिख रहा होगा कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ना दोनों इक्वेशंस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक्स के बगल में 21 है तो यहाँ पे वाई के बगल में 21 है, यहाँ पे वाई के बगल में 47 है तो नीचे एक्स के बगल में 47 है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या बेटा हैक होता है, यहाँ पर एक बारी तुम इन दोनों को ऐड करो, तो 21 + 47 अगर तुम करोगे तो तुमको मिलेगा 68x। सिमिलरली 47 + 21 वुड बी 68y। अब तुमको समझ आ रहा होगा, ऐड करने से x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, और यहाँ पे जब तुम इसको ऐड करोगे 162 में पहले 100 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 262, अब 10 जोड़ दो 272, और यहाँ पे 68 बस ये चेक करो कि क्या ये 68 की टेबल में आता है, तो हाँ बिल्कुल, 4 टाइम्स में 68 × 4 यही होता है। तो यहां से तुम इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x + y = 4 मिल जाएगा। तो तुमने x और y में एक बहुत सिंप्लीफाइड रिलेशन बना लिया, बस थोड़ी सी मेहनत करके कि इन दोनों को ऐड किया। अब एक बारी बेटा इन दोनों को ना माइनस करो, क्या करो, माइनस करो। तो 47 - 21 क्या हो जाएगा बेटा, 47 - 21 हो जाएगा अपने पास 26। तो 26x, 21 - 47 - 26, तो देखो कोफिशिएंट सेम, बस प्लस माइनस में, इज इक्वल टू 62 और 10, तो ये बन गया 52। तुमको दिख रहा है 26 के टेबल में 52 आता है, बिल्कुल आता है। x - y = 2। तो तुम देखो, तुमको x + y और x - y यानी कि जो तुमको ओरली सॉल्व करने आती हैं वो इक्वेशंस मिल गई हैं x और y में। तो यहां पर ये गंदी गंदी वैल्यूज को हमने खत्म कर दिया, एक बारी ऐड करके एक बारी सब्ट्रैक्ट करके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तुम लोग जानते हो, मैं इसको ट्रिक से फटाफट से लिख देता हूं। x निकालने के लिए दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, और y निकालने के लिए दोनों को माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ठीक है, चलो। Draw the graphs of the pair of linear equation x minus y plus 2 is equal to 0 and for x minus y minus 4 is equal to 0. Calculate the area of the triangle formed by the lines so drawn and the x-axis. तो भाई प्रॉपर यहाँ पे लाइंस बनानी पड़ेगी, ग्राफ वाला सवाल है, एकदम शिद्दत से करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, और बढ़िया से स्मार्ट बोर्ड को यूज करेंगे। पहले तो हमको स्मार्ट बोर्ड यूज भी करना नहीं आता था, अब हम सीख गए हैं थोड़ा सा। चलो, यहां पर मैंने बना दी y एक्सिस, यहां पर मैंने बना दी x एक्सिस, ठीक है। चलो, इन दोनों लाइंस को डिकोड करते हैं। एक लाइन है मेरी x - y + 2 = 0, और दूसरी लाइन है बच्चा मेरी 4x - y - 4 = 0। लाइन को प्लॉट करने के लिए उस पर आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आप वो 2 पॉइंट्स कैसे लिखते हो, एक बारी x को 0 ले लेते हो, एक बारी y को 0 ले लेते हो। तो इस पे अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को 2 पॉइंट्स बताओ कौन कौन से होंगे, तो अगर तुम यहां पर x को 0 ले लेते हो तो तुमको y किसके बराबर मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 2 सिंपली। और अगर तुम एक बारी y को 0 ले लेते हो तो तुमको x क्या मिलेगा बेटा, y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई -2। यहां पर 2 पॉइंट्स बताओ कौन कौन से होंगे तुम्हारे पास इस लाइन के ऊपर। अगर तुम x को 0 ले लेते हो यहां पर तो तुमको y क्या मिलेगा, -y विल बी इक्वल टू 4, तो y विल बी इक्वल टू -4। और y को 0 ले लेते हो तो अब x क्या मिलेगा, 4x = 4, तो y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। y की वैल्यू एक बार चेक करो, -4, हाँ ठीक है, क्लियर। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करके लाइन बना लो। ये आप ग्राफ पे कर रहे होगे, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये वाली लाइन थोड़ी सी बेटा सही नहीं लग रही है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और इसको दोबारा से बनाते हैं। ठीक लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हाँ ठीक है। चलो, 0,2 कहाँ होगा बेटा, 0,2 होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, जहां पे y0 हो, y0 होगा अपना, सॉरी जहां पर x0 हो यानी कि y एक्सिस पे, तो ये कहीं यहां होगा, 0,2 मान लेते हैं इसको। और फिर है -2,0, -2,0 कहीं यहां होगा, जितना ये है उतना ही अंदाजे से यहां पर मैं बना देता हूं, क्योंकि मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, आप तो ग्राफ पे करोगे, तो आपको पूरा यूनिट्स वगैरह लिखना पड़ेगा बेटा। तो ये हो जाएगा आपका -2,0।
इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे लिख देते हैं। अब इनसे पास करती हुई लाइन बना दीजिए बेटा। तो ये तुमने इनसे पास करती हुई ऐसे लाइन बना दी। इसको थोड़ा सा अभी देखो जादू करते हैं, हो जाएगा काम। ठीक है भाई, बन गई। यस, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो गई भाई? ये हो गई अपनी x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही बेटा दूसरी लाइन भी फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। 0, -4 का होगा। ये अगर तुमने 2 लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे बेटा डिस्टेंस ना इसका बढ़ा दो यार। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत 2 गुना करके लिख दो, यहां पर आ जाएगा कहीं 0, -4। ये तुमको दिख रहा है ना? आई होप एक बारी मैं चेक कर दूं। यस, दिख रहा है 0, -4। और 1, 0 हो जाएगा यहाँ पे कहीं। ये अगर 2 था तो आधा ले लो कहीं अंदाजन, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 0। अब आपको इनसे पास होती हुई लाइन बनानी है ऐसी। अरे वाह, एक ही बारी में बन गई भाई, बढ़िया। चलो, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना है, तो ऐसे इसको और आगे बढ़ा दो। एक सेकेंड। यस, अब परफेक्ट है, मैच करा दो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा देना यहां पर आप लोगों का। अब यहां से बेटा आपको वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाएगा कि यहां पर ये दोनों की दोनों आप पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस सो एंड द एक्स एक्सिस। तो बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सबसे पहले तो पहचानो कि कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है यहां पर। तो ये बोला हुआ है कि ये दोनों लाइंस का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया हो अगर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो, और इसमें बच्चे फंसते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो मतलब बेटा अब आपको ना ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। जब आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको ग्राफ पे दिख जाएगा। अभी हमने ग्राफिकली नहीं सॉल्व करा है, तो ये वाला पॉइंट कैसे दिखेगा? इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन ही तो है ये। मतलब इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूं ना फटाफट से, तो मेरे को मिल जाएगा। यहां पर ये दोनों लाइंस लिखी हुई हैं, y के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स 3x। और यहाँ पर 4 है, -2 है, तो 4 और फिर 2 ऐड करो 6। तो x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू 2 आते ही y की वैल्यू पता चल जाएगी तुमको। 4 हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी 4। एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है, फिट बैठ रहा है। 2 -4 + 2, ठीक है। और 8 -4 -4, बिल्कुल। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा तुम्हारा 2, 4। अब इसका तुमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? देखो, अब इसको ना ऐसे समझो कि एक इस टाइप का कुछ ट्राइंगल तुमको दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? इस टाइप का तुमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसका तुमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम जानते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से निकल सकता है, या फिर हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल तो तुमको दिख ही नहीं रहा है वैसे। तो अब तुमको पता है कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक की हाइट जानता हूं, ये एकदम बेसिक ज्योमेट्री है बेटा, जो कि तुमको पता है। क्योंकि यहां पर जो ये y कोऑर्डिनेट है, वही तो बता रहा है ना कि इस पॉइंट की हाइट क्या है फ्रॉम x एक्सिस। तो ये किसके बराबर है बेटा? 4 यूनिट्स के बराबर नहीं है। और बेस किसके बराबर है? बेस कैसे पता चलेगा तुमको बेस किसके बराबर है? अरे ये 1 है और ये 2 है पीछे, तो ये टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 3 के बराबर नहीं हो गया? तो अब हाफ टाइम्स बेस यानी कि 3 टाइम्स 4, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा 12/2, 6 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ऐसे कर जाते हैं वाले सवाल। और ये वाला सवाल मैंने क्यों पिक किया है? क्योंकि बच्चे ये वाले ट्राइंगल के बारे में नहीं सोच पाते हैं बेटा। यहां पर तुम लोग 9th में कितनी मेहनत करके आए हो ना, वो दिखाता है कि तुमको पता होना चाहिए कि सर इसको भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे क्रैक करना है। इसकी हाइट ऐसे ट्राइंगल के बार बना दो।
और बेस ये ले लो, हाइट ये ले लो, हाइट आपको पता चल जाएगी वाई कोऑर्डिनेट से। बहुत लॉजिकल चीजें हैं, समझ आ गई होंगी आपको, अब आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। बहुत ही लवली सवाल है ये सवाल, आपको बहुत बुक्स में गलत होता हुआ दिखाई देगा, आपको बहुत टीचर ये सवाल गलत करते हुए दिखाई देंगे। आराम से इस सवाल को करना है क्योंकि इसमें क्रॉस चेकिंग बहुत मैटर करती है। सर क्रॉस चेकिंग क्या होता है, इस सवाल से तुमको आइडिया लग जाएगा। कितना टाइम हो गया भाई, ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं। पानी पी लो एक बार यार, अगर आपकी इजाजत हो, इतने आप ये वाला सवाल ट्राई करो एक बार। For what values of lambda do the pair of linear equations have no solution, infinitely many solutions? तो सबसे पहले बेटा पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं नो सॉल्यूशंस के लिए। तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाय 1। b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। और c1 बाय c2 क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाय 1। नो सॉल्यूशन के लिए यानी कि पहले पार्ट के लिए बेटा इसमें इक्वालिटी चाहिए सबसे पहले तो, और इसमें इनइक्वालिटी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अपने को मिलेगा लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर, तो यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएंगी 2, एक +1 और एक -1। अब मैं ये दोनों वैल्यूज क्रॉस चेक करके रखूंगा C1 और C2 के अंदर। अगर आप +1 रखते हैं तो यहां पर बेटा 1/1 बनेगा, और यहां पर भी लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए 1/1 1/1। तो ये +1 के लिए पैरेलल नहीं कोइंसाइडिंग वाला केस हो जाएगा, जो मेरे को चाहिए क्या, नहीं चाहिए। इसलिए मैं लैम्डा की वैल्यू +1 को इग्नोर मार दूंगा। लैम्डा की वैल्यू -1 रख के देखता हूं, तो ये -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये 1/1 1 बन जाएगा। तो -1 -1 1। तो यहां पे नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है। हेंस पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 ओनली। बहुत बुक्स में आपको यहां पे लैम्डा 1 और -1 दोनों दिखेगा, जो कि गलत है। क्लियर बातचीत। चलो अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अगेन कहानी वहीं से ही चालू होगी। अब तीनों जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। यहां से आपने सॉल्व करके देख लिया था कि आपको लैम्डा की वैल्यू मिल रही है एक तो +1 और दूसरी मिल रही है -1। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया बेटा, यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 रख के देखा था तो आपको सेटिस्फाई कर रहा था, तो लैम्डा की वैल्यू 1 तो होगी, जो यहां पर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस देगी। लैम्डा की वैल्यू -1 रखने पे इन दोनों पे तो इक्वालिटी आ रही थी, इस पे नहीं आ रही थी ना, तो ये तुम्हारा आंसर में नहीं आएगा। तो यहां पर क्या लैम्डा इज इक्वल टू +1 लिख दूं सिर्फ, नहीं बेटा, अभी तो तुमने सिर्फ इन दोनों से वैल्यू सेटिस्फाई करवाई है ना। इसमें देखो क्या वैल्यू आ रही है, या फिर फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या वैल्यू आ रही है। यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो लैम्डा क्यूब 1 दिख रहा है तुमको, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जो कि ऑलरेडी तुम देख चुके हो। फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं देखता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कभी भी जब इस टाइप की चीज हो ना बेटा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे लैम्डा काट देंगे। ये चीज मत करना, ये करने से ना आपका एक फैक्टर कट जाता है। हमेशा एक साइड पे लेकर आओ, फिर उसको फैक्टराइज करो और फिर वहां पर वैल्यूज देखो। ऐसे करने से ना एक वैल्यू खत्म हो जाती है। जो बच्चे उस तरीके से करेंगे वो गलत अप्रोच है, समझ आ गई। यहां पे लैम्डा की वैल्यू कॉमन लोगे तो लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब लैम्डा टाइम्स लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 भी हो सकती है और लैम्डा की वैल्यू 1 भी हो सकती है। 1 पर मैं चेकिंग बिठा चुका हूं, 0 मेरे को एक और फैक्टर मिला है, अब इसके ऊपर अपन लोग चेकिंग बिठाते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू 0 रखने से यहां पर तो 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 होगा यहाँ पे। और ये मैथ्स में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे अपनी कॉम्पिटेंसी वाले में। अगर कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आ जाए ना, तो ये मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर 0 रखना अलाउड ही नहीं है। तो हेंस ये भी आपका पिक्चर से हट जाएगा। हेंस सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये सब चीजें आपको करके दिखानी पड़ेंगी, तभी जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं बेटा हम लोग थर्ड पे।
इसलिए मैं बोल रहा था कि अच्छा सवाल है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में अब मेरे को C1 C2 के पास नहीं जाना है, पहले मेरे को तो यही एस्टैब्लिश करना है भाई, यहां से लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 में नहीं रख सकता हूं। ठीक है, 1 और -1 में नहीं रख सकता हूं। अब इनके अलावा मैं कुछ भी वैल्यूज रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 0 नहीं रख सकता क्योंकि 1 बाय लैम्डा अगेन यहां पर 1/0 हो जाएगा, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं होगा। लेकिन यहां पर 0 रखने से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए आपको यहां पर 0 वाली चीज मेंशन नहीं करनी है, बस मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको पिक्चर क्लियर दिख रही है कि इट विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज, एनी रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इस तरीके से लिखोगे, एनी रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट 1 एंड -1। ठीक है, ये नहीं डाल सकते, बस बात क्लियर है। ओपी इन द चैट है। चलो, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अगेन थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, आराम से समझेंगे। सर क्रिटिकल क्यों है, अभी समझ आ जाएगा तुमको। तो नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो k/12, ठीक है, 3/k, और यहां पे k-3/k। इसमें अपने को इक्वालिटी चाहिए, इसमें अपने को इनइक्वालिटी चाहिए। यहां पर इसको सॉल्व करूंगा तो k स्क्वायर मेरे को 36 मिलेगा, तो यहां से k की 2 वैल्यूज आएंगी पिछले वाले केस की तरह, एक 6, एक -6। दोनों वैल्यूज को चेक करके देखूंगा कहां पे कहीं पे इनइक्वालिटी मेरी टूट तो नहीं रही। तो अगर मैं k की वैल्यू 6 डालूंगा तो 6 - 3, 3/6, जो कि 6/3, 3/6 सॉरी की 1/2 हो जाएगा। और यहां पर भी 6/12 1/2, 3/6 1/2। दोबारा से सिखा रहा हूं, के की वैल्यू 6 डालो हर जगह, 6/12 1/2, 3/6 1/2, 6 - 3 3, 3/6 1/2। तो ये मेरा इन्फानाइट वाले केस पे ले जा रहा है मेरे को, हेंस दिस इज नॉट अलाउड। -6 रखूंगा तो -1/2, -1/2, और यहां पर -6 -3 इज -9/-6, -9/-6। हाँ, मेरे को -1/2 नहीं मिल रहा है, तो ये अलाउड है। हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू -6। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप ये दोनों वैल्यूज लिखाओगे विदाउट क्रॉस चेकिंग। अगला सवाल आप लोगों के सामने है भाई, क्या कह रहा है सवाल, 3x - y -5 is equal to 0 and 6x - 2y p is equal to 0 if the lines represented by these equations are parallel। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। ठीक, ऐसा सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप कर लोगे, लेकिन इस सवाल में कुछ खास बात है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिसका मैं आपको आइडिया दे चुका हूं, अभी मैं बताता हूं। तो 3/6 और यहां पर है -1/-2, यानी कि 1/2। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, तो p की वैल्यू आपको बतानी है। इसमें तो हमेशा इक्वालिटी रहेगी रहेगी। अब C1 और C2 वाला जो केस है उसमें अपने को इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है, और -5 - p है, तो ये हो जाएगा 5/p। अब यहां पर ये 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो p की वैल्यू ना 10 नहीं हो सकती दोस्त, p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। उसके अलावा आप यहां पर p की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना p की वैल्यू अब मैं यहां पर 0 भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मैथमेटिकली यहां पर यार ये ना नॉट डिफाइंड चला जाएगा। तो p जब भी डिनोमिनेटर में तुमको कोई चीज दिखे ना, उसकी वैल्यू 0 नहीं कर सकते, मैथमेटिकली वो डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ इसकी वजह से कि p डिनोमिनेटर में है। लेकिन यहां पर अगर तुम सिर्फ इतना भी लिखाओगे ना कि p कैन नॉट बी इक्वल टू 10, एनी रियल वैल्यूज ऑफ p आर अलाउड एक्सेप्ट 10, तो भी तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो चीज मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये मैं तुमको तुम्हारे लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारे आंसर को कंप्लीट करती है तुम्हारी नजर में। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दो सवाल है स्क्रीन पे। टू स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस, चेक वेदर द पाथ्स क्रॉस ईच अदर। बेटा देखो, इसको सवाल को लाने का सिर्फ और सिर्फ ये सेंस है कि ये आप समझ जाओ कि ऐसी टर्मिनोलॉजी आए तो आपको इन शॉर्ट सॉल्यूशन निकालना और कुछ नहीं करना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कि वो पाथ क्रॉस करेंगे एक दूसरे का या नहीं करेंगे। आपको यहां पर अगेन अपना नेचर ऑफ सॉल्यूशंस वाला फंडा लगाना है और देखना है कि इंटरसेक्टिंग केस है या नहीं है, बस दैट इज इट। कर लोगे, इसको सॉल्व नहीं करा रहा।
राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगेन बेटा ये अच्छा सवाल है, इसमें आपको सोचना सिखाता हूं मैं। आपको इस बार सॉल्यूशन दिया है और आपको उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। आप फ्री टू चूज हो, कुछ भी बना सकते हो। तो मैं आपको सिखाता हूं कि बनाना क्या है। आपका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है बेटा, कॉमन सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग वाला केस है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है -1,3। तो -1,3 अगर अब मैं इसको एनालाइज करूं, -1,3 को यहां नहीं करता हूं, यहां करता हूं, -1 कहीं यहां होगा, 3 कहीं यहां होगा, तो ये रहा। अब दो लाइंस इस पॉइंट से गुजरी होंगी और यहां पर इंटरसेक्ट करी होंगी, तो ही ये वाला केस होगा। तो आप सोच सकते हो कि सर दो लाइंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, दो लाइंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं बालक, दो लाइंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। तो आप बोलोगे सर आपके पास तो कलर्स खत्म हो जाएंगे ऐसे, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो मैं बनाता चला जाऊंगा। तो यहां पर आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिल रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, ठीक है, लेटा हुआ 8। ओके, तो अब इसमें से मेरे को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको लिख के भी दिखानी है। मेरे को ये तो पता चल गया इनफाइनाइट होती है, लेकिन एक मेरे को अब लिख के भी दिखानी है दोस्त। तो मैं कैसे लिख के दिखाऊंगा, अपने आप ना सोचना चालू करो कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू बेटा 3 है। तो ऐसी इक्वेशन सेटिस्फाई कराता हूं, जैसे y की वैल्यू 3 है, x को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 हो जाएगा, और अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो 0 मिल जाएगा। मतलब 3 को x से मल्टीप्लाई किया और y में ऐड किया, -3 + 3, ये लो एक इक्वेशन तो तुमको मिल भी गई। पेयर लिखना है तो एक इक्वेशन नहीं, इसके साथ पेयर और लिखो जिसका इंटरसेक्शन ये दिखे। अब एक दूसरी लाइन सोचता हूं जो अगेन -1,3 से पास करेगी और इंटरसेक्टिंग वाला केस दिखाए। तो एक काम करते हैं ना, सिंपली x ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ले लेते हैं y, और दोनों को कर देते हैं ऐड, -1 + y, -1 + y क्या हो जाएगा मेरा, -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2। 2 बच रहा है, 2 को कंपनसेट करने के लिए ये लो इज इक्वल टू 2। तो -1 + 2, 2 = 2, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को तुम सॉल्व करके देखोगे तो तुमको वही मिलेगा। तो तुमने अंदाजे से लिख ली। ऐसे ही बेटा तुम बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हो, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। चलो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, अगेन 9th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर मिक्स हो रहा है, तो आराम से देखेंगे। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर polynomial, then find the value of a and b given that 2a - 3b = 4। कैसे करें भाई इस वाले सवाल को, अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू x + 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू -1 डालने पे ये कंप्लीटली क्या देगा, मेरे को 0 देगा। मतलब x = -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यही तुमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है बेटा, तो x की वैल्यू अगर मैं इस पे -1 डालता हूं, यानी कि -1 का क्यूब -1 यानी कि -2, यहां पर a टाइम्स -1 का स्क्वायर यानी कि +a, और फिर यहां पर 2b टाइम्स -1 यानी कि -2b + 1, तुमको 0 दिखेगा। यहां पर वैल्यू क्या आती हुई दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर a - 2b -1 यानी कि -1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया 1। तो ये हो गई बेटा तुम्हारी एक इक्वेशन a और b में, और दूसरी इक्वेशन तुमको दी हुई है ऑलरेडी, 2a - 3b = 4। बस तुमको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से कर लेते हैं। तो यहां पर एक काम करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a - 4b = 2, और ये हो जाएगा 2a - 3b = 4। फटाफट से घाटा कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उड़ जाएगा -4 + 3 यानी कि -b = -2। तो b की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू 2 आते ही a की वैल्यू में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो सर पहले वाले में डाल देते हैं यहाँ पर, तो -4 और 1 उस साइड पे 5, तो a की वैल्यू आएगी 5। एक बार ही प्लीज कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने के लिए देख लिया करो, जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर, सिली एरर हो जाता है। तो 5 - 4 1 है, और 6 नहीं 10 - 6 4 है, बिल्कुल सही है बेटा। a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर x
y and 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, फाइंड x एंड y। तो एक ज्योमेट्री के साथ आपकी लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम को मर्ज कर दिया है, सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे करेंगे। अगर ये एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो इस पे क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगेगा, यानी कि x जमा वाई जमा 40 क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल की 180 होता है ना, तो यहां से x प्लस वाई तुमको 140 मिला। बोलो 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 बोलो, मिला। और दूसरी चीज तुमको ऑलरेडी दे रखी है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों एंगल्स का, एक्स एंड वाई का 30 डिग्री है, तो एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स माइनस वाई मिल गया। अब तो तुमको शॉर्ट ट्रिक भी पता है, ओरली कर सकते हो इसको, यहां से सब्जेक्टिव में आएगा तो नहीं करना, प्रॉपरली तुमको लिखना है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर निकालने के लिए, चेक करवाने के लिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 170/2, यानी कि 170/2 यानी कि 85 डिग्री, है ना। और सब्ट्रैक्ट करो 110/2, तो y की वैल्यू आएगी 55। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 30 आ रहा है सब्ट्रैक्शन 80, हाँ एकदम सही है। यहां पर बेटा दो सवाल हैं, ये तुम्हारा पहला, ये तुम्हारा दूसरा, दोनों की दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स है, आराम से शिद्दत से करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम्स तुमको पूछी जाएंगी। ओके चलो। Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. तो मान लेते हैं यार जो दो नंबर्स हैं, एक नंबर है x, दूसरा है y, तो इन दोनों को रेशियो में डाला गया है, तो आपको 5/6 मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जिन बच्चों को ये लगता है ना कि सर x 5 हो गया y 6 हो गया, वो गलत है। x कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 5 एंड y कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 6, मतलब और वो सेम मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहां पर जो x है वो कुछ भी 5t टाइप का हो सकता है, y जो है वो कुछ भी 6t टाइप का हो सकता है, जहां पर t की कुछ वैल्यू होगी। जैसे मान लो कि मैं रख देता हूं 30/36, तो 30/36 को भी जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 ही तो मिलेगा, लेकिन x तुम्हारा 30 हो गया, y तुम्हारा 36 हो गया। तो यहां से ना ये कहना गलत होता है कि x ये है y ये है, प्लीज ध्यान रखना, ये सिंप्लीफाइड कटा हुआ वर्जन होता है, इसमें से फैक्टर्स कटे हुए हैं, जो कॉमन फैक्टर है ना वो कटे हुए हैं। हटाओ इसको, इग्नोर करो। अब क्या बोला है बेटा, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। तो अगर आपने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y, अब उसने बोला है कि अगर आप इन नंबर्स में 8 सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब x जो है आपका ओरिजिनल जो x की वैल्यू है उसमें से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करते हो और y में से भी 8 सब्ट्रैक्ट करते हो, और अब इनका रेशियो देखते हो ना, तो रेशियो आपको 4/5 मिलता है। तो आपको नंबर्स को सॉल्व करना है, तो बस अब एक बारी यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 6x इज इक्वल टू 5y। यहां पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिल जाएगी, x और y में सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और वहां पर 6x इज इक्वल टू 5y है। तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। एलिमिनेशन के लिए अब थोड़ा सा तामझाम तुमको करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुमको वो मिल जाएगा 24x माइनस 20y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 40। चलो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो बेटा, तो 25 माइनस 24 x हो जाएगा, और यहां पर ये खत्म हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई बेटा। तो 6 और 40, 240/5, 240/5 मतलब हो गया ये 5 4 48, तो y की वैल्यू आ गई 48। तो बेटा ये वो संख्या है, अब तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 40/48, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 टाइम्स 5 8 टाइम्स 6। ठीक है, सेकंड वाला सवाल करते हैं, इसको देख लिया तुम लोगों ने, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल A एंड B। आराम से पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन को। टू मेक द नंबर
To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. Find the number of students in the two halls. चलो इसको ना यहीं पे ही कर देते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा स्लाइड अपने को यूज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। साइड में ही इसको सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पे व्हाइट पेन के साथ, ताकि मिक्स ना हो। इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो बेटा A और B में ना कुछ संख्या थी बच्चों की, देयर वर सम स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इसमें x स्टूडेंट्स है, इसमें y स्टूडेंट्स थे। अगर आपने एक यहां से A से B में 10 स्टूडेंट्स का ट्रांसफर कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि x में से अगर 10 जाते हैं और y में अगर 10 बढ़ जाते हैं तो इक्वालिटी आ जाएगी। सही लिखा है क्या अपन ने? ये एक बारी सोचो आराम से। A से B में अगर तुम 10 बालक भेज देते हो, 10 बच्चे बच्चियों को भेज देते हो, तो आप लोगों के काउंट जो है A और B में सेम हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है। अब X में से अगर आपने 10 भेज दिए तो A में कितने रहे? X माइनस 10, और Y में अब वो 10 ऐड हो जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ B दिखेगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि x माइनस वाई आपका 20 के बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे जल्दबाजी में x माइनस वाई 10 लिख देते हैं, लेकिन 20 का डिफरेंस रहा होगा, तभी तो जब यहां से ये 10 भेजेगा, खुद सोच के देखना कि इसके पास 40 इसके पास 20 है, अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, जब ये जाके 10 भेजेगा तभी तो ये 30 और ये 30 पे आके खड़ा होगा। अब B से A में, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, अब आपने क्या किया बेटा, यहां से यहां 20 स्टूडेंट्स भेज दिए 20, तो X में आपने 20 ऐड कर दिए और Y से आपने 20 चुरा लिए। और क्या बोला गया है? स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल, तो ये दुगने हो जाते हैं इनके। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। तो यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x लिख रहा है ना तुम लोगों को, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। दो इक्वेशंस तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही हैं जो कि इजीली सॉल्वेबल है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, इसके आगे मैं नहीं करा रहा। चलो आ जाओ। अब बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं तुम्हारे सामने जो हम लोग एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, अब तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही वर्ड प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं, कुछ 15-20 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो 15-20 मिनट बस तुम्हारी अटेंशन मेरे को और चाहिए, लेकिन हर एक वर्ड ये जो दिख रहा है ना, अगेन ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड प्रॉब्लम है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 घंटा 12 मिनट हो गया, 1 घंटे 30 मिनट से पहले बेटा सेशन को रैप कर दूंगा, तो 15 से 20 मिनट थक गए हो गया, आई नो ज्यादा लंबा तुमको अटेंशन देने की आदत नहीं है, तो बस 15-20 मिनट और उसके बाद ये चैप्टर का हर एक सवाल जो भी इंपॉर्टेंट है तुम कर डालोगे, समझ डालोगे, बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा बन जाएगा बड़े प्यार से। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। कुछ वो फिक्स्ड चार्ज लेती है पहले 2 दिन के लिए, एंड शॉपकीपर लेता है एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। दूसरे दिन के बाद जितने भी एक्सटेंडेड डेज के लिए अगर कोई बुक रखेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। Latika paid rupees 22 for a book kept for 6 days, while Anand paid rupees 16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो मान लेते हैं यार, जो ये फिक्स्ड चार्ज वो ले रहा है ना पहले 2 दिन के लिए, ये है x के बराबर, ठीक है। और जो वो एडिशनल चार्ज दे रहा है हर दिन के हिसाब से। अब यहां पर ना एक चीज में बच्चा कंफ्यूज होता है, और वो बच्चा गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेटमेंट ना थोड़ी सी एम्बिगुअस है। मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको एक कंफ्यूजन आएगी यहाँ पर, ठीक है, बहुत से बच्चों को आती है, और बच्चों ने सवाल भी पूछा हुआ है मेरे से काफी बारी कि सर जब वो फिक्स्ड चार्ज ले रहा है फॉर द फर्स्ट 2 days और फिर वो एडिशनल डेज रखने पर एडिशनल चार्ज भी ले रहा है, तो क्या ये फिक्स्ड चार्ज आगे भी चलेगा 2 दिन के बाद? अगर आप इसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे बेटा, कि आपने किसी लाइब्रेरी से कुछ बुक ली है, मान लो 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपने बुक ली है, तो 1 हफ्ते का आपने कुछ चार्ज दिया होगा, मान लो आप अब 9 दिन तक रख लेते हो तो 2 दिन का आपको पेनल्टी पड़ेगा। अब ये 2 दिन के पेनल्टी में
क्या सर सिर्फ पेनल्टी वाला चार्ज पड़ेगा, या फिर अब जो मैंने 7 दिन से 9 दिन एक्सटेंड कर दी है तो मेरे को अब 9 दिन के हिसाब से फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे और फिर 2 दिन की पेनल्टी देनी पड़ेगी? इस तरीके से सोचोगे ना तुम लोग, लेकिन यहां पर तुम लोगों को ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी का मतलब है कि दो तरीकों से इस प्रॉब्लम के बारे में बच्चा सोच सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला सवाल है तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्या कहता है कि आपको जो ये फिक्स चार्ज है ये सिर्फ पहले 2 दिन के लिए ही देने हैं। इसके बाद आप कितना भी रखो आपको फिक्स चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो एडिशनल पेनल्टी एडिशनल चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो अब ये जो एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे, फॉर 1 डे मैं रख लेता हूं ₹Y फॉर 1 डे। अब लतिका ने ₹22 पे किए हैं 6 दिन के हिसाब से, तो उसने 2 दिन के लिए तो ₹X पे कर दिए होंगे, जो बाकी बचे हुए 4 दिन हैं उसने उसके लिए एडिशनल चार्ज पे किया होगा। एक दिन के लिए Y कर रही है तो 4 दिन के लिए 4Y करेगी, और टोटल अमाउंट उसने ₹22 पे किए हैं। पहली इक्वेशन आपकी बन गई। आनंद ने ₹16 पे किए हैं 4 दिन के लिए, तो आनंद ने X ही पे किया होगा 2 दिन के लिए, और एक्स्ट्रा 2 दिन रखी है उसने, तो एक दिन के लिए Y, तो 2 दिन के लिए 2Y 16। इक्वेशन सॉल्व कर दो फटाफट से, X का कोफिशिएंट सेम है, गायब, 2Y = 6, तो Y की वैल्यू आ गई 3। तो आपका एडिशनल चार्ज पर डे हो गया 3 के बराबर, और आपका X हो गया 10 के बराबर, क्योंकि 4 3 12, हाँ, तो X हो गया 10 के बराबर। तो आपका फिक्स चार्ज है ₹10 के बराबर, और एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे इज ₹3। अगेन अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू में आपको दिखेगा ये, और आपको समझना है इस सवाल को। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, while 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, गलती करने पर नेगेटिव नहीं होता है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? तो भाई उसने अगर 120 क्वेश्चन करे हैं और उसके 90 मार्क्स आए हैं, तो मतलब सबसे पहले उसने सारे तो सही नहीं करे होंगे, वरना 120 मार्क्स आते, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव गए हैं। तो 120 में से मान लेते हैं X उसने सही करे हैं, Y उसने गलत करे हैं। तो सबसे पहले तो 120 है, तो X + Y आपका 120 के बराबर हो गया दोस्तों। अब अगर X सही करे हैं तो टोटल मार्क्स क्या हो गए यहाँ पर, जो पॉजिटिव में हो गए उसके X। और ऐसे ही तो आप अपनी बेटा फाइनली कैलकुलेट भी करते हो ना, जब आपको आंसर शीट मिलती है, जो आपने आंसर्स लिखे होते हैं कि अच्छा इतने गलत हो गए इतने सही हो गए, तो सबको आप क्यूमुलेटिवली ऐड करके बता देते हो कि इतने मेरे फाइनल मार्क्स हैं, और Y गलत हैं और हर एक पे आधा मार्क कटेगा। तो X जो आपके पॉजिटिव में थे इसमें से आपका आधा आधा ये Y ले जाएगा, तो कितने कट जाएंगे, Y टाइम्स हाफ, यानी कि -Y/2, और ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 2 इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व कर डालो आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट से सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो नीचे वाली को लिख लो ऐसे, 2x - y = 180। कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा ही सवाल है। सब्ट्रैक्ट मार दो, सेकंड -1 कर दो, माइनस फर्स्ट कर दो, तो x 60 के बराबर हो जाएगा और y हो जाएगा 30 के बराबर। एक बार ये क्रॉस चेक कर देना। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। 2x - y, तो x एक माह की है ना, हाँ, -y/2 = दिस, so 2x - y = 180, तो x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू आ गई अरे यहाँ पे प्लस है ना यार, हाँ 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 हाँ, ठीक है, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना है वाला, ठीक है, इसलिए एरर हो गया था, करेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो 3x = 300, तो x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू 100 आते ही y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20। अब तुम क्रॉस चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा तुम। तो 100 करेक्ट और 20 इनकरेक्ट, यानी कि 10 माइनस हो जाएंगे, तो 100 - 10 90 होता है। द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगेन जैसे भी ट्रायंगल वाला सवाल किया था ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला सवाल है दोस्तों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारा लीनियर इक्वेशन घुसा दिया गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर बच्चे को याद ही नहीं है तो वो कैसे करेगा इस सवाल को, इसलिए 9th के बेसिक्स जरूरी हैं। तो आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए कि यहां पर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा। चलो
तो अब यहाँ पर फाइंड एक्स एंड वाई, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फोर एंगल्स। तो ए और सी को ऐड करके 180 से इक्वेट कर देना, बी और डी को ऐड करके 180 से कर देना। एक्स और वाई में दो इक्वेशंस मिल जाएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तरीका मैंने बता दिया, सॉल्व कर देना, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। Draw the graphs of the line x is equal to -2, y is equal to 3. Write the vertices of the figure formed by these lines. The x-axis and the y-axis also find the, जैसे अभी सवाल कराया था ना, उसी का स्पेसिफिक केस है। तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजें बताई थी तुमको? चलो सबसे पहले ये दोनों की दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 यहां कहीं से जाएगा, ये मान लेते हैं ये हो गया अपना 2 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी x इज इक्वल टू -2 की लाइन, और y इज इक्वल टू 3 यहां से कहीं ये जा रहा, ये रहा बेटा मेरा y इज इक्वल टू 3, और ये मेरा है 3 यूनिट्स के बराबर। अब बोला क्या हुआ है, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, the x axis and the y axis, these lines the x axis and the y axis। तो x is equal to -2, y is equal to 3। तो ये, तो बेटा अब मैं ना ये फिगर बना रहा हूं, ठीक है, जो इनसे एनक्लोज हो रही है। ये सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ये वाली फिगर है, देखो इसके वर्टिसेस लिखो फटाफट से। तो ये हो जाएगा बेटा, ये 3 ऊपर है यहां पर, और यहां पर x0 है, तो y इज इक्वल टू 3 है बेसिकली, तो 0,3। यहां पे क्या है बेटा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, तो -2,3। ये क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y 0 हो जाएगा, और x किसके बराबर है, -2। और ये क्या है, ओरिजिन है बेटा 0,0। बस वर्टिसेस लिख दिया। अब एरिया निकाल दो। एरिया तो बहुत ही आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो लिखना है तुमको। तो 3 गुना 2 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके जी, सवाल समाप्त। Jamila sold a table and chair for ₹1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair। ठीक है, दोनों आइटम उसने 1050 में भेज दिए, तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ टेबल पे, 25% प्रॉफिट हुआ चेयर पे। इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, वो 1065 रुपए तक उसको बेच सकती थी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो बेटा जहां पे सवाल खत्म हो रहा है ना, वहीं से तुमको हिंट मिलता है कि तुमको वेरिएबल्स लेना किसको है। तो तुम टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस को वेरिएबल की तरह ले लो। मान लो कि इसकी कॉस्ट प्राइस है x और चेयर की कॉस्ट प्राइस है y। अगर उसको टेबल पे देयर में 10% प्रॉफिट मिल रहा है, टेबल पे x रुपीज में उसने खरीदी है, 10% प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे तो कैलकुलेट किया जाता है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसने बेची कितने में होगी, अगर x में ली है तो उसने बेची होगी x प्लस 10% ऑफ x। 10% ऑफ x का मतलब क्या हो गए है, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। या फिर 10% को आप 10/100 लिखोगे तो 1/10 समझ जाओगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो x/10, 10% ऑफ x इज दिस। तो x में x/10 उसको और मिले होंगे, तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। इन शॉर्ट, ये अगर 100% है, ये 10% है, तो उसने 100% लगाए और 110% उसको मिल गए। इस तरीके से तुम सोच सकते हो। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इन द फर्स्ट केस। और यहां पे उसने 25% का प्रॉफिट निकाला है चेयर पे। वाई में वो लाई थी, लेकिन वाई में बेची नहीं होगी। बेची कितने में होगी, वाई प्लस 25% ऑफ वाई, तभी तो 25% का उसको क्या मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा। तो 25% ऑफ वाई किसके बराबर होता है, 25% का मतलब है क्वार्टर, 1/4। 25/100 इज 1/4, तो वाई का 1/4 हो जाएगा y/4। ये सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इन द फर्स्ट केस, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इन द फर्स्ट केस, और यही पैसा उसकी जेब में आके ऐड होके 1050 रुपए दिया है।
ठीक है, यहां पर तुमको इसको सिंपली सॉल्व करना है यार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 10 और ये 11x/10 प्लस 5 नंबर में आएगा ये सवाल आएगा तो बेटा, क्योंकि कैलकुलेटिव है। 4y और यहाँ पे 4y क्यों लिख रहा हूँ यार, 5y/4 इज इक्वल टू 1050। ठीक है, और अब इसको बेटा क्या करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम वेलसीएम लेके यार। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 10 है 4 है तो 40 बना देते हैं ना, है ना। तो इसको लिख दो तुम 44x/40 प्लस इसको लिख दो तुम 50y/40 इज इक्वल टू 1050। तो यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आएगी बेटा, पहली 44x प्लस 50y इज इक्वल टू 1050 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो 105 इंटू 4 हो जाता है तुम्हारा 420 और फिर एक जीरो चिपका दो। तो ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन 1। ऐसे ही अब तुम केस 2 के बारे में सोचोगे। इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब x की जगह अब उसने x प्लस x/4 में बेचा है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्वार्टर ऐड कर दो, तो x प्लस x/4 प्लस 110%, सॉरी 100% नहीं, 10% ऑन शेयर मिला है अब उसको, तो y में y/10। अगर इस तरीके से बेचती हो तो 1065 रुपए कमाती। ये तुमको दिख रहा है ना बेटा राइट हैंड साइड पे, यस। बस अब सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व करके अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन बना लोगे फिर बेटा इन दोनों को सॉल्व कर देना, देख लेना कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पे तुमको ज्यादा सुटेबल लग रहा है उसके हिसाब से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटिव है, 5 नंबर के लिए बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, बस पेशेंटली करना है, सवाल समझ आ गया है तुमको। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x is equal to 3, x is equal to 5, 2x minus and also find the area of the quadrilateral। देखो ट्रायंगल वाला करवा दिया, रेक्टेंगल वाला करवा दिया, अब क्वाड्रिलेटरल वाला एक और जनरल करवा रहा हूं। ऐसे सवाल अब आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसे सवालों से ही पेपर का लेवल इंक्रीज होगा, जो कि हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो होगा, 5-10% पेपर का लेवल ऊपर जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। जो बेटा ये लीक्ड करके चीजें चल रही है ना, एक तो भाई साहब मैंने देखा यार, पता नहीं कोई तो बच्चा ही है यार, वो मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे किसी का, मेरे को मतलब हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन यार कितना मिसगाइड कर रहे हैं लोग यार, कि ये क्वेश्चन कर लो यही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। अरे यार देर इज अ वे ऑफ सेइंग दिस। आप ये बोल सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं जो सवाल कराऊंगा अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुमसे फंस जाए, जो तुमको फंसा दे। इन शॉर्ट सारे सवाल तुमसे स्मूथली बनते हुए चले जाएंगे। इस तरीके का कमिटमेंट दो ना बच्चे को, कि आपको इस लेवल पर तैयार किया जा रहा है कि आप हर क्वेश्चन बनाने लायक बन जाओगे। अरे बच्चों को एकदम वो दिखाया जा रहा है कि भाई तेरे को खुद से कुछ नहीं करना, मेहनत करनी नहीं है, मैं जो करा रहा हूं बस वो कर ले। इतनी डिपेंडेंसी कहां से आगे यार ये लोग फ्यूचर बनाएंगे यार अपने देश का। छोड़ो, मैं अभी रैंट नहीं करना चाहता, हम लोग अपने सेशन को कंपाइल करते हैं फटाफट। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। अगर आप लोग बेटा ऐसे क्रिएटर्स को देख रहे हो ना, तो प्लीज यार थोड़ा सा बच के रहना। आप लोग अपने फ्यूचर को ना बहुत अंधेरे में डाल रहे हो। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, बना दी मैंने दोनों लाइंस। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को बनाना है। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को बनाना है। अगर मैं x को 0 डालता हूं बेटा तो मेरा y हो जाएगा -4 के बराबर, और अगर मैं y को 0 डालता हूं तो x हो जाएगा मेरा 2 के बराबर, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही लिखा है। यस, 4 बिल्कुल सही है। तो 0, -4, 0, कहीं यहाँ होगा नीचे नेगेटिव में, और 2, 0 कहीं यहाँ होगा। तो इनसे पास करती हुई ऐसे आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बेटा क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा, जो इन तीनों लाइन से बने और एक्स एक्सिस से बने। पहचानो, ये तीनों लाइन से और एक्स एक्सिस में क्वाड्रिलेटरल तुम लोग स्पॉट कर पा रहे होगे। और तुमको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो मेरे को पैरेलल लाइंस दिख रही है, मतलब ये ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का एरिया निकालना आता है क्या? ये ट्रापीजियम है दोस्त। ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स
मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट जो होती है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, जो हाइट होती है वो यही तो होती है। तो बेटा हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूं। तो ये किसके बराबर है बेटा, यहां पे देखो, ये वाले पॉइंट को अगर आप फिगर आउट कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा ये y में कितना उठा हुआ है, मतलब इसकी आपको लेंथ पता चल जाएगी। ये कैसे पता चलेगा, अरे सर ये वाला पॉइंट पता चल गया तो गेम हो जाएगा मेरा। तो यहां पर x3 है, x की वैल्यू 3 है, और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। तो x की वैल्यू 3 डालो इसमें, x की वैल्यू 3 डालोगे तो 6, और 6 माइनस 4, y की वैल्यू आएगी 2। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 3,2 है, मतलब ये हो गया 2 यूनिट्स के बराबर। सिमिलरली यहां पर ये दूसरी वाली जो पैरेलल साइड है इसकी लेंथ क्या होगी, इस वाले पॉइंट से पता चलेगी। x तो यहां पर 5 है, लेकिन y कैसे होगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, x 5 है, तो 10 माइनस 4, y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहां पर आपको ये लेंथ क्या दिख रही है, 6 यूनिट्स के बराबर। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, जो तुम इतने प्यार से अब समझ पा रहे हो। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया बेटा, 2 + 6, और हाइट किसके बराबर हो गई, हाइट तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो क्योंकि ये 3 पर है और ये 5 पर है। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट्स के बराबर हो गया ना, 5 - 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर यूनिट। मजा आया। The cost of 4 pens and 4 pencil boxes is rupees 100. 3 times the cost of a pen is rupees 15 more than the cost of the pencil box. From the pair of the linear equation and find the cost of the pen. तो मान लेते हैं cost of pen है x और pencil box की है y. The cost of 4 pens यानी कि 4x and 4 pencil boxes is 100 rupees. First equation बन गई। 3 times the cost of the pen, 3 times the cost of the pen is 15 more than the cost of the pencil. Cost of the pencil से 15 ज्यादा है, तो ये इससे 15 ज्यादा है, यानी कि दिस। तो ये आपकी हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, अब सॉल्व कर लेना है यार, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है सवाल, रेलवे, और ये बहुत खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा तुमको करने में। रेलवे हाफ टिकट costs half the full fare, but the reservation charges are on the same on the half ticket as on the full ticket. One reserved first class ticket from the station A to B costing itna. Also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B और पैसा लगा इतना। तो फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट। एकदम देसी बंदे बन के भाई ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे कि ये वाली ट्रेन में हम लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं दोस्त, ऐसा मान के चलेंगे। तो लिखा क्या हुआ है, रेलवे हाफ टिकट है और एक फुल टिकट है। फुल टिकट का जो प्राइस है ना उससे आधा ही हाफ टिकट का प्राइस है। तो एक बच्चा बोलेगा अच्छा सर हाफ द फुल फेयर मतलब फुल टिकट का प्राइस अगर x है तो हाफ टिकट का प्राइस x/2 हो जाएगा। मैं बोलूंगा एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन फिर एक बच्चा जो कि मुझसे पढ़ रहा है काफी टाइम से, वो दोबारा से अपना हाथ उठाएगा और बोलेगा सर ये x/2 इन्वॉल्व मत किया करो, फ्रैक्शन मत लाया करो, फालतू के लिए दिक्कत होती है। तो सर अगर आपको ये 1:2 का रेशो चलाना ही है तो आप इसको 2x मान लो और इसको x मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी, बल्कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अगर फुल टिकट का प्राइस ये है तो हाफ टिकट का प्राइस ये है, ना समझ आ गया। और रिजर्वेशन चार्जेस जो है, तो आप जब टिकट खरीद रहे हो ना आपको एक तो बेसिक प्राइस देना पड़ेगा और एक रिजर्वेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। बेसिक प्राइस ये रहा और रिजर्वेशन चार्जेस चाहे आप हाफ टिकट कराओ चाहे आप फुल टिकट कराओ आपको सेम ही देना पड़ेगा। मान लेते हैं रिजर्वेशन चार्जेस हमारे y के बराबर है दोनों केसेस में, चाहे आप हाफ लो चाहे आप फुल लो, लिखा हुआ है सेम है। तो एक बंदा क्या करता है, रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट लेता है और उसको 2530 रुपीज का पड़ता है। तो रिजर्व्ड अगर फर्स्ट क्लास टिकट ले रहा है तो सबसे पहले उसने बेसिक अमाउंट पे किया होगा और रिजर्वेशन के लिए y रुपीज पे करे होंगे, तो उसको 2530 देने पड़े होंगे, पहली इक्वेशन। और दूसरे बंदे ने क्या किया, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट
यानी कि 2x प्लस वाई तो इसने दिया ही होगा, एंड 1 रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, तो इसने x पे किया है और फिर y पे किया है, और इसको 3810 रुपए पे करने पड़े हैं। तो यहां पर ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, यानी कि 3x प्लस 2y। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x आपने किसको माना है, आपको क्या क्या बताना है, फर्स्ट फुल फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास पेयर, यानी कि 2x की वैल्यू बताना। x की वैल्यू निकलेगी लेकिन उसको 2 गुना मना करना, 2 गुना लिख के आपका फाइनल आंसर आएगा। और ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्जेस, ये तो डायरेक्टली y है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, और फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, आंसर में आपको 2x और y लिखना है। ध्यान, क्लियर कहानी, ओपी इन द चैट, लिख ही नहीं सकते अभी तो आप। यहां पर बेटा अब ये फाइनल स्लाइड है और 3 क्वेश्चंस हैं, 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं अभी पिक करके, और बाकी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एज होमवर्क दी जा रही है। इतनी मेहनत अगर सर ने करी है 1.5 घंटा खड़े हो गए, तो 10 मिनट तो तुम भी कर सकते हो। और ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना, इसको सीरियसली लिया कर। तुम्हारी जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला जो टाइम स्लॉट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉपकीपर देख लेता हूँ कौन सा वाला यार सवाल करूं, परसेंटेज वाला सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ना। हाँ, प्रॉफिट वॉफिट वाला करवा दिया था तुमको, तो ये और ये तुम होमवर्क में ले लो। मैं तुमको तीसरा वाला सवाल करवाता हूँ। विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इन 2 स्लॉट्स A and B. He sold the first slot at the rate of ₹2 for 3 bananas. ठीक है, तो बेटा जो फर्स्ट लॉट है ना, उसने कैसे बेचा है, ₹2 फॉर 3 बनानास, तो 3 बनानास एट द रेट ₹2, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, समझ जाना। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। ओ, 1 बनाना का उसने लिया है ₹1। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 बनाना एंड द सेकंड लॉट एट द ₹4 फॉर 5 बनाना, ये टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। तो मान लेते हैं भाई उसके पास कुछ बनानास रहे होंगे, जिसमें से उसने ए लॉट में x बनानास डाल दिए और बी में उसने y डाल दिए। अब दोनों केसेस को बेटा हम लोग आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर। चलो अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस और सेकंड केस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। फर्स्ट केस, सेकंड केस, जो बोलूं प्लीज बहुत ध्यान से समझना। है एट द रेट वाला सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि आएगा तो तुम लोग बना पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले सवाल में। अगर उसने x बनानास ए स्लॉट में डाले हैं और उसने बेचे कैसे हैं, ये ₹2 लिए हैं 3 बनानास के लिए, ₹2 लिए हैं 3 बनानास के लिए। देखो यहां से तुमको क्या करना है, एक बनाना की तुमको निकालना है कि उसने कितने में बेचा होगा। ₹2 अगर उसने 3 बनाना के लिए लिए हैं, यूनिटरी मेथड, ₹2 फॉर 3 बनानास, तो 2/3 ले रहा होगा वो इन शॉर्ट एक बनाना के लिए। यूनिटरी मेथड क्लास 7th या 8th में तुम लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो अब उसके पास अगर x बनानास हैं, एक बनाना के उसको अगर ₹2/3 मिल रहे हैं, तो x बनानास के कितने मिलेंगे, 2/3 टाइम्स x। अब उसने जो ये सेकेंड लॉट में y बनानास हैं, वो उसने एक बनाना बेचा है ₹1 का, तो y बनाना कितने का बेचेगा बेटा, बोलो, y रुपीस का। और जब उसने ये फर्स्ट केस की तरीके से गेम खेला तो उसकी जेब में आए ₹400। ये बन गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या कह रहा है, he had sold the first lot at the rate of ₹1 पर बनाना। x बनानास हैं और ₹1 का एक बनाना बेच देता तो x रुपए मिलते टोटल, प्लस, और जो y वाले लॉट में उसके पास y बनानास हैं, और सॉरी बी वाले लॉट में जो y बनानास हैं, वो बेचता अगर ₹4 के 5 बनाना, ₹4 के 5 बनाना बेच रहा है, तो एक कितने का बेच रहा होगा, 4/5 का, यूनिटरी मेथड। तो एक बनाना का उसको ₹4/5 आ रहा होगा। y बनाना उसने टोटल बेचे हैं, तो 4/5 टाइम्स y, 4/5 ऑफ y,
और उसने कितना कमाया बेटा, ऐसा गेम खेल के 460 रुपए कमा लिया। बस ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करिए और आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। सवाल हो गया समाप्त। इस पर्टिकुलर लेक्चर में बड़ी पेशेंस से मैंने हर एक वो सवाल करा दिया है भाई जो तुम्हारे सवाल एग्जाम में आ सकता है। ट्रिकी सवाल तक करा दिए हैं बेटा। जो तुमको मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चंस कराए हैं, हर एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कराई है ना, इतना तुमको बढ़िया कंपाइल्ड लेक्चर पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नहीं मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का। अगर तुमको चाहिए सर ऐसे ही चैप्टर वाइज हमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा दो, क्योंकि मैंने तुमको बोला है कि अगर तुमने एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी अच्छे से कर दिया और तुम बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं लगाना चाहते हो, और अगर इन दोनों बुक्स को ही अच्छे से कर लेते हो और मेरे लेक्चर्स को देख लेते हो, तो तुम लोग पक्का मैथ्स में फोड़ कर आओगे। अब बेटा देखो, एज अ मैथ्स टीचर मैं कभी भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं करता हूँ। तो इसके अलावा तुमको क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रैक्टिस करना है तो वो तुम्हारी चॉइस है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना, क्योंकि टाइम बहुत है ना यार। हम लोगों भी नवंबर दिसंबर में थोड़ी ना है, अभी हम लोग मई के मंथ में है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो यार। तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह के लिए अगर तुमको रिकमेंडेशन चाहिए हो तो वो भी तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुमको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।